नमस्कार, स्वदेश आर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और बुलेटिन की शुरुआत उस खबर के साथ जिसने लोगों की सेहत को लेकर फिक्र और बढ़ा दी है। H3N2 इन्फ्लुएंजा से देश में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हरियाणा और कर्नाटक में इन्फ्लुएंजा के एक मरीज की मौत की पुष्टि हुई है। कर्नाटक के हासन में H3N2 से पहली मौत हुई। जिला स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक मरीज की 1 मार्च को मौत हुई थी। वो डायबिटीज और हाइपरटेंशन से पीड़ित था। सैंपल की जांच में यह सामने आया कि वो H3N2 से संक्रमित था। वहीं दूसरा मामला हरियाणा से आया है। मरीज लंग कैंसर से भी पीड़ित था। वहीं केंद्र सरकार जो है वो H3N2 वायरस पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। सभी राज्यों में इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम के जरिए रियल टाइम बेसिस पर H3N2 वायरस की निगरानी रखी जा रही है। और ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी मयंक। जी देखिए, अभी बहुत सारे मामले सामने आए हैं देश के कोने कोने से और ख़ास करके बड़े शहर में H3N2 जो कि एक सब टाइप है इन्फ्लुएंजा का, जो सीजनल इन्फ्लुएंजा है उसका है। और जो स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वो इसको लेकर के बहुत सीरियस है। और डेली वाइज लगभग हर दिन जितने भी H3N2 और जितने भी सीजनल इन्फ्लुएंजा के केसेस हो रहे हैं वो सबको डेली बेसिस पे मॉनिटर किया जा रहा है। जो ICMR है, जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, उसने भी मॉनिटरिंग करनी स्टार्ट कर दी है और उसने गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। और हेल्थ मिनिस्ट्री के जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनका ये भी कहना है कि जो बच्चे और बूढ़े हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल हैं। वो जो है कोमॉर्बिडिटीज़ जिनको ये इन्फेक्शन होने का ज़्यादा खतरा है, तो उनको भी बताया गया है कि वो एक स्पेसिफिक ग्रुप में हैं, वो जो ज़्यादा एक्सपोज हो सकते हैं। तो ये इस तरीके की जो और ICMR से गाइडलाइंस भी इशू किए गए हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय इस पूरे मामले को पूरा सीरियसली से ले रहा है और हर तरीके से इसको मॉनिटरिंग की जा रही है। हालांकि अभी खबर हमारे पास आई है कि दो मौतें अभी तक हो चुकी हैं देश में, एक कर्नाटक में और एक हरियाणा में सीजनल फ्लू H3N2 की वजह से। और एक और बात जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से आ रही है कि मतलब हालांकि केसेस अभी कुछ दिनों में बहुत आए हैं, लेकिन ये जो महीना चल रहा है मार्च का, इसके अंत होते तक सीजनल फ्लू का जो ये एक चल रहा है कि जिसमें बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं, ये लगभग अपने पीक को पहुंच जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा इस मार्च के अंत होते होते तक। तो ये देखना होगा कि फिर क्या नए गाइडलाइंस आते हैं इसके ऊपर। और इस नए वायरस पर क्या कहना है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का, आपको सुनवाते हैं। H3N2 जो वायरस है एक तरह का इन्फ्लुएंजा ही है ये। इसके अभी तक हरियाणा में 10 केस आ चुके हैं और जिसमें एक जो जींद का केस था, 56 साल का व्यक्ति था, उसको लंग्स कैंसर था। अब हम एग्जामिन करवा रहे हैं कि उसका काज ऑफ डेथ H3N2 था या कैंसर था। तो आई हैव टॉक टू वाइस चांसलर PGI रोहतक कि वो ये जांच करके बताएं कि जो काज ऑफ डेथ है वो H3N2 है या कैंसर है। तो H3N2 वायरस को लेकर फिलहाल जो है स्थितियां उस पर निगाह बनाए हुए है सरकार और लगातार इस पर निगरानी की जा रही है। चलिए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। बात आर्थिक मोर्चे से आई अच्छी खबर की। दिसंबर के मुकाबले जनवरी में औद्योगिक उत्पादन यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों में IIP ग्रोथ 2% से बढ़कर 5.2% हो गया है। माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। माइनिंग सेक्टर ग्रोथ 3% से बढ़कर 8.8% हो गया। वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ 1.9% से बढ़कर 3.7% पर पहुंच गया है। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की ग्रोथ की बात करें तो ये 0.9% से बढ़कर 12.7% हो गई है।
इधर ट्रैवल पोर्टल यात्रा.com पर उपभोक्ता मंत्रालय शिकंजा कस सकता है। दरअसल पोर्टल पर ग्राहकों के पैसे रिफंड न करने का आरोप लगा है। ईटी नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पोर्टल पर कोविड-19 के दौरान रद्द की गई उड़ानों के 21,000 से अधिक यात्रियों की बुकिंग राशि वापस नहीं की गई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर, सरकार ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकती है। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है जो कोविड पीरियड और उसके बाद में जो हवाई टिकट बुक हुई हैं और बाद में टिकट या तो कैंसिल हुई या फ्लाइट कैंसिल हुई और उसका रिफंड अमाउंट अभी भी यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड के पास में पेंडिंग है और वो रिफंड अमाउंट पैसेंजर्स को नहीं मिला है। इस पूरे मामले को लेकर के लगातार कई शिकायतें सरकार को मिल रही थी अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए, और अब इस पर उपभोक्ता मंत्रालय ने सुमोटो लेते हुए, स्वतः संज्ञान लेते हुए यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड के खिलाफ में सुनवाई शुरू कर दी है पूरे केस को लेकर के। और उसमें कई चौंकाने वाली बात सामने आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 साल से ऊपर का वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी भी 21,387 कंज्यूमर्स या उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका बकाया राशि यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड ने वापस नहीं किया है। वो अमाउंट अभी भी पेंडिंग है। और अमाउंट की बात करें तो ये करीब 14 करोड़ 70 लाख रुपए है। इतनी बड़ी राशि यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड के पास में अभी भी बकाया है जो उसने पैसेंजर्स को वापस नहीं की है। और पूरी जो जांच हुई है, जो जिस तरीके का कम्युनिकेशन पैसेंजर और यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड के बीच में हुआ है, उसको लेकर के ये बात सामने आ रही है कि वो अनसेटिस्फैक्ट्री है। यानी कि यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब पैसेंजर्स को नहीं दिया गया है जो प्रभावित हैं कि उनका रिफंड क्यों नहीं किया गया है। यही नहीं, अगर रिफंड किया जाना चाहिए तो उस दिशा में कोई भी ठोस कदम उठाते हुए यहां पर ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल नहीं दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि जो जांच चल रही है उसमें माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में इस कंपनी के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। इस मामले में जो पिछली सुनवाई हुई थी वो 9 मार्च को हुई थी और उस 9 मार्च की सुनवाई के दौरान यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड की तरफ से संतोषजनक रिप्लाई या जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद उनको 1 हफ्ते का समय और दिया गया है। और उसके बाद ये देखा जाएगा कि उनकी तरफ से जो पेंडिंग अमाउंट है उसके रिफंड को लेकर के कितना कदम उठाया गया है, कितना अमाउंट रिफंड किया गया है, और अगर अमाउंट रिफंड नहीं किया गया है तो उसके पीछे क्या तर्क है। तो ये यहां पर बड़ी कार्रवाई होती हुई उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से दिख रही है। लेकिन ये मामला सिर्फ यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि एक बड़ी शिकायतों का अंबार इस बात से जुड़ा हुआ है कि सिर्फ यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड नहीं बल्कि जो अन्य ट्रैवल पोर्टल है वो भी यही करते हैं कि फ्लाइट टिकट बुक होती है और मान लीजिए जब टिकट कैंसिल होती है तो जो अमाउंट है वो रिफंड करने में बहुत देर की जाती है, यात्रियों को परेशान किया जाता है, उपभोक्ता कोई सही जवाब नहीं मिलता है कि उनको रिफंड अमाउंट कब और कैसे मिलेगा। तो इसको लेकर के ये एक बड़ा मामला फिलहाल जिस पर जांच चल रही है, सुनवाई चल रही है, और इस पर जो भी फैसला होगा वो बाकी के लिए भी नजीर बन सकता है। चले बढ़ते हैं आगे। गर्मियों की शुरुआत होते ही लोग छुट्टियों में घूमने फिरने की एडवांस प्लानिंग बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या बढ़ता एयर फेयर आपके प्लान पर पानी फेर सकता है? ईटी नाउ स्वदेश ने आपके लिए समर वेकेशन प्लान के लिए एयर फेयर का पूरा एनालिसिस किया है। हवाई किराए को लेकर अभी कैसा है रुझान, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सौमीत सरकार। हमने मार्च 9 को ये टिकट प्राइसेस चेक किए थे और 2 टाइप के रूट्स के लिए किए थे। पहले तो 7 डे फॉरवर्ड रूट्स के लिए और फिर 2 मंथ फॉरवर्ड के लिए हमने चेक किए थे। अब 7 डे फॉरवर्ड यूजुअली कॉर्पोरेट ट्रैवलर्स बुक करते हैं और 2 मंथ फॉरवर्ड जो रहता है वो लीजर ट्रैवल के लिए यूज़ किया जाता है। और हमने जो प्राइजेस चेक किए थे टिकट के वो टॉप 20 रूट्स जो है इंडिया में उसके लिए चेक किए थे। हमने क्या ऑब्जर्व किया इससे, तो पहली बात ये पता चली है कि 7 डे फॉरवर्ड रूट्स पर अगर आप देखें तो प्राइसेस गिर चुके हैं। 20 में से 11 रूट्स के जो प्राइस फॉल थी वो 20% से ज़्यादा देखने को मिली है। और 2 मंथ फॉरवर्ड में अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें मिक्स ट्रेंड्स देखने को मिले हैं। 20 में से 8 रूट्स में प्राइजेस कम हुए हैं और 12 रूट्स में प्राइजेस बढ़ चुके हैं। तो अगर हम 7 डे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो टॉप 5 रूट्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉल देखने को मिला है वो है मुंबई हैदराबाद, हैदराबाद मुंबई, दिल्ली पटना, मुंबई कोलकाता और दिल्ली हैदराबाद। ये रूट्स में फ़्लाइट के जो प्राइजेस है, टिकट प्राइजेस, वो करीब 29 से 35% गिर चुके हैं लास्ट टाइम जो हमने चेक किया था तब से लेकर। अब ये क्यों गिरा होगा, क्योंकि पहला रीज़न तो ये है कि शायद एयरलाइन कंपनीज़ ने लोअर ATF प्राइजेस जो थे उसके बेनिफिट कंज्यूमर्स को पास ऑन किए होंगे। और यूजुअली अगर आप देखेंगे जो 4th क्वार्टर है जो कि आपका ऑन गोइंग क्वार्टर है वो यूजुअली एक वीक क्वार्टर रहता है पैसेंजर ट्रैफिक के हिसाब से। तो शायद एयरलाइन कंपनीज़ ने टिकट प्राइजेस कम किए रहेंगे डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक को बूस्ट करने के लिए। अब 2 मंथ फॉरवर्ड की अगर हम बात करें
तो वहाँ पे जो टॉप 5 रूट्स है जहाँ पे एयर टिकट प्राइसेस कम हुए हैं वो है मुंबई पटना दिल्ली, मुंबई हैदराबाद, दिल्ली चेन्नई, दिल्ली पटना और चेन्नई दिल्ली। ये रूट्स पे 11 to 19% की गिरावट देखने को मिली है हमें टिकट प्राइसेस में। और जो प्राइसेस जो रूट्स है जिसमें टिकट प्राइसेस बड़े हैं उसमें मेजरली अगर हम देखें तो मुंबई बेंगलोर वाले रूट में करीब 50% का हाइक देखने मिला है। उसके अलावा दिल्ली पुणे, कोलकाता दिल्ली और दिल्ली बेंगलोर वाले रूट्स पे जो प्राइसेस बड़े हैं वो करीब 14 to 32% हुए हैं। और ये क्यों हुए होंगे? क्योंकि जो 2 महीने बाद का पीरियड है जो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पीरियड रहता है पैसेंजर ट्रैफिक के हिसाब से, क्योंकि हॉलीडे सीजन रहता है और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वार्टर रहता है एयरलाइन कंपनीज़ के लिए। तो शायद एक एंटिसिपेशन है कि स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक डिमांड होगा और इसी दम पे शायद एयरलाइन कंपनीज ने टिकट प्राइसेस को बढ़ाए होंगे। और इधर ऑनलाइन होटल बुकिंग चेन ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल के पिता रमेश अग्रवाल का आज निधन हो गया। रितेश अग्रवाल ने अपने पिता के निधन की जानकारी देते हुए एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने लिखा कि भारी दिल से मेरा परिवार और मैं ये दुखद खबर आपसे साझा कर रहे हैं। हमारे मार्गदर्शक और शक्ति के स्रोत रहे मेरे पिताजी का निधन एक अपूर्णीय क्षति है। साथ ही रितेश अग्रवाल ने इस दुख की घड़ी में उनकी निजता का सम्मान करने का भी अनुरोध किया। और चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। पंजाब सरकार ने 1,96,462 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले साल से 26% ज्यादा है। इस बार के बजट में सबसे ज्यादा फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य और इंडस्ट्रीज पर किया गया। बजट में इंडस्ट्री के लिए 5 नई स्कीम का ऐलान किया गया। इसके साथ ही अगले साल तक राज्य में 147 नए मोहल्ला क्लिनिक और नए मेडिकल कॉलेज खोलने का भी ऐलान किया गया। इस बार के बजट में न तो कोई नया टैक्स लगाया गया है और न ही किसी तरह की छूट दी गई। इधर महाराष्ट्र सरकार ने कल अपना बजट पेश किया और बजट में कौन से सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा, हमारी सहयोगी वामाक्षी उसका पूरा ब्यौरा दे रही हैं। जी बिल्कुल, हमने देखा था कि महाराष्ट्र का बजट कल प्रेजेंट हुआ था और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आए थे, मगर 3 उनमें से जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थे आइए उनको आपके सामने रखते हैं। पहली इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो उन्होंने की है कि उन्होंने वैल्यू एडेड टैक्स को घटाया है ATF यानी कि एयर टर्बाइन फ्यूल पर। उन्होंने 25% से 18% पर ये वैट कर दिया है और इसी के चलते एयरलाइन कंपनीज़ को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इसी के चलते उनका जो फ्यूल कॉस्ट है वहाँ पर गिरावट आ सकती है। और फ्यूल कॉस्ट एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उनके टोटल कॉस्ट का, तो इसी के चलते हम देखेंगे शायद टिकट्स के दाम पर भी असर हो सकता है और एयर ट्रैफिक को थोड़ा बूस्ट मिल सकता है। इसके अलावा रियल एस्टेट फ्रंट पर भी एक अनाउंसमेंट आई थी, तो उनका कहना है कि जो स्टैंप ड्यूटी पर डिस्काउंट महिलाओं को दिया जाता था 1% का, वो अभी भी जारी रहेगा और इसी के चलते एक बूस्ट मिलेगा वुमेन यानी कि महिलाओं को घर खरीदने का और इनफैक्ट प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर उनका पैसा भी बचेगा। इसके अलावा करीब 36,000 करोड़ का उन्होंने कैपिटल एलोकेशन किया है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए और जैसे कि हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट हमें रियल एस्टेट के काफ़ी सारे सेगमेंट्स में नज़र आता है, जैसे कि रिटेल, कमर्शियल, वेयर हाउसिंग, रेजिडेंशियल, सारे ही सेगमेंट्स में इस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। इसके अलावा तीसरी जो अनाउंसमेंट उन्होंने की है वो है ईवीज़ को लेकर, तो उनका कहना है कि वो स्टेट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में जो उनके टोटल ईवी फ्लीट है उसको 5,000 से बढ़ा रहे हैं और इसी के चलते कुछ जो ईवी स्पेस में कंपनीज़ हैं उनके तरफ कुछ ऑर्डर्स आने की उम्मीद है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कौन सी कंपनीज़ हैं जिनको फ़ायदा हो सकता है, तो अगर हम देखें तो वैट घटने से ATF फ्यूल पर जो वैट घटेगा उसी के चलते हम देखेंगे कि इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइसजेट को फ़ायदा हो सकता है। रियल एस्टेट स्पेस में अगर हम देखें तो जो रियल एस्टेट स्पेस में जहाँ पर महाराष्ट्र में का एक्सपोजर है जिन कंपनियों का, जैसे कि मैक्रोटेक डेवलपर्स, ओबरॉय, महिंद्रा लाइफ स्पेस, सनटेक, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन कंपनीज़ को फ़ायदा हो सकता है और ईवी को जो फ्लीट बढ़ाया जा रही है 5,000 से, इसी के चलते JBM ऑटो और इलेक्ट्रा ग्रीन टेक को भी फ़ायदा हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फरवरी की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड में निवेश 6 महीने की ऊंचाई पर है। SIP निवेश भी रिकॉर्ड स्तर के करीब है। पिछले महीने SIP के जरिए 13,686 करोड़ का निवेश हुआ। पूरी डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे।
बिल्कुल फोकस में रहने वाला एम्फी का फरवरी मंथ का डेटा और एसआईपी के आंकड़े देखें तो अभी भी नियर रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे आए हैं और लगातार 5वें स्ट्रेट मंथ में जो है 13,000 करोड़ के आंकड़े के ऊपर मंथली एसआईपी के नंबर्स देखने मिले। हालांकि जनवरी से थोड़े कम ज़रूर है क्योंकि फरवरी के जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो कम है, लेकिन नंबर्स भी रिटेल सेंटीमेंट को बता रही है कि स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। इसके अलावा ओवरऑल फ्लोज जो अपने 6 मंथ हाई पे हैं, फ्लोज में जो है ऑफकोर्स इक्विटी सेगमेंट का अच्छा जो है कंट्रीब्यूशन देखने मिला, इसलिए जो है पॉजिटिव साइड में फ्लोज आया है। इक्विटी सेगमेंट की बात करें तो 24th स्ट्रेट मंथ जो है पॉजिटिव फ्लोज देखने मिले हैं। एएम्स की बात करें तो आपके जो इक्विटी एएम है वो भी 15 लाख करोड़ लगातार 4 महीने के अवसर पे ऊपर देखा जा रहा है और अगर टोटल एएम की बात करें वो भी नियर रिकॉर्ड लेवल्स पे देखने मिल रही है। एनएफओज में लगभग 7200 करोड़ रेज हुए 27 स्कीम से। लेकिन अगर थोड़े डिटेल में जाए तो आउटफ्लोज जो है आपको लिक्विड शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में देखने मिला। इसका रीज़न ये है कि ट्रेजरी मैनेजमेंट हुआ है और ये इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव होते हैं। इसके अलावा ऑफ कोर्स ऑल इक्विटी सेगमेंट्स में जो है पॉजिटिव फ्लोज देखने मिले, लेकिन कुछ सेगमेंट्स हैं जैसे कि मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, जहाँ पे जो है स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा देखने मिली है, स्पेशली स्मॉल कैप इंडिसेज में भी जहाँ पे फ्लोज की स्ट्रेंथ जो है अच्छी है। इसके अलावा जो है मल्टी एसेट और इंडेक्स फंड्स हैं जहाँ पे लगातार दूसरे महीने जो है अच्छी बाइंग देखने मिली है। और चलिए अब बात करते हैं एचयूएल में नई लीडरशिप को कमान मिलने की खबर की। रोहित जावा 27 जून 2023 से कंपनी के नए एमडी और सीईओ बनेंगे। पूरी खबर दे रही हैं हमारी सहयोगी विन्नी मोतीवाला। बिल्कुल, तो एचयूएल में जो अपडेट आई हुई है कि रोहित जावा जो है वो अभी एमडी और सीईओ बनेंगे एचयूएल के फ्रॉम 27 जून 2023। तब तक संजीव मेहता एमडी और सीईओ बने रहेंगे। संजीव मेहता की जो ओवरऑल रेन है, जितना टाइम उन्होंने एचयूएल को मैनेज किया हुआ है वो है 10 इयर्स। हेल्म पे रहे हैं, टॉप पे रहे हैं और उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है। और लास्ट 10 इयर्स में देखें तो जो रिटर्न्स भी दिया हुआ है एचयूएल ने, उनकी जो सेल्स ग्रोथ है डबल हो चुकी थी। 2022 के फिगर्स तक ही कंपेयर करें तो ही डबल हो चुकी थी। 2013 से 2022 तक सेल्स उनका डबल हो चुका था। इबिटा में 900 बेसिस पॉइंट की ग्रोथ हुई थी 2013 टू 2022। तो ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड रहा था एचयूएल के लिए जब संजीव मेहता ने हेल्म पे स्टार्ट किया था एचयूएल पे। और यहाँ पे स्टॉक रिटर्न भी काफ़ी था। एनुअलाइज रिटर्न कंपेयर करें एचयूएल का तो वो है 17.6% एनुअलाइज रिटर्न जब उन्होंने ज्वाइन किया था और 2022 तक से और एक्चुअली अभी तक की तारीख तक। और इवन पियर्स के कंपेयर करें तो एनुअल रिटर्न भी 9.6% ही था, तो काफ़ी अच्छा स्टॉक रिटर्न भी हुआ है। अब बात करते हैं रोहित जावा की। कौन है रोहित जावा? रोहित जावा करंटली है चीफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर यूनिलीवर में, लंदन में जो काम कर रहे हैं वो उन्होंने ज्वाइन किया था रोल जैन 2022 से। उसके पहले भी उन्होंने एचयूएल में काम किया था। उन्होंने अपना करियर एचयूएल में स्टार्ट किया था ट्रेनी के तौर से और वो उन्होंने स्टार्ट किया था 1988 में। तो अभी रोहित जावा बन जाएंगे होल टाइम डायरेक्टर कंपनी के 1 अप्रैल 2023 और वो पोजीशन में रहेंगे 26 जून 2023 तक। और 27 जून 2023 से रोहित जावा अपना एमडी और सीईओ का रोल रहेंगे और वो रहेंगे एमडी और सीईओ एचयूएल के लिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है ओवरऑल देखें संजीव मेहता की। तो और अब आगे जाके देखेंगे रोहित जावा क्या बात करने वाला है, क्या कैसे उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी में आएगी। इम्पॉर्टेंट होती है कोई भी चेंज में, टॉप मैनेजमेंट की चेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इम्पॉर्टेंट अपडेट है एचयूएल के लिए। और अब बात करते हैं ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर पर लगी मुहर की। टाटा टेक्नोलॉजीज ने आईपीओ के लिए सेबी में अर्जी दे दी है। हमने ये खबर आपको पहले ही दी थी। सेबी में आईपीओ के लिए दी गई अर्जी पर पूरी डिटेल्स दे रही हैं हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा। तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ जो कि टाटा मोटर्स की एक सब्सिडरी है, जहां पे टाटा मोटर्स की करीब 75% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी है, वहां पे उन्होंने फाइल किया है डीआरएचपी सेबी पे, जहां पे आने वाले समय में वो आईपीओ लाए। उसकी अर्जी का वेट कर रहे हैं वो सेबी की तरफ से। पर आईपीओ की जो डिटेल सामने आई है उसमें क्या बातें सामने आई हैं और इसमें टाटा मोटर्स
का क्या फ़ायदा है वो आपको बताते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, टाटा मोटर्स मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है इस पर्टिकुलर कंपनी में, जहां पे पूरे ये जो आईपीओ है करीब 9 करोड़ से ज़्यादा का शेयर्स की यहाँ पे ऑफरिंग हो रही है। इसमें से 8 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर की जो बिकवाली है वो टाटा मोटर्स अपने हिस्से में से करता हुआ नजर आ सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें वैल्यूएशंस की, तो वैल्यूएशंस क्लियरली निकल के तो सामने नहीं आए हैं, बट जो पिछला बायबैक किया था कंपनी ने टाटा टेक्नोलॉजीज में, वो करीब 168 रुपीज़ पर शेयर के आसपास था, माफ कीजिएगा 198 रुपीज़ पर शेयर के आसपास था। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स की जो वैल्यूएशन इस पर्टिकुलर कंपनी में निकल के सामने आ रही है वो करीब 6100 करोड़ के आसपास निकल के सामने आई है इस आईपीओ में। क्योंकि टाटा मोटर्स पूरी हिस्सेदारी तो नहीं अपनी खाली कर रहा है, तो जितनी हिस्सेदारी खाली कर रहा है उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वैल्यूएशन पे 1600 करोड़ रुपए टाटा मोटर्स के आसपास आने चाहिए। पर ध्यान जरूर रखिए कि जब बायबैक किया गया था और अभी की स्थिति, यानी टाटा टेक्नोलॉजीज का जो फाइनेंशियल्स है वो बेहतरीन तरीके से ऊपर आता हुआ दिखा है। यानी वित्तीय वर्ष 2022 अब तक का सबसे अच्छा साल रहा है रेवेन्यूज के दम पे और साथ ही प्रॉफिट के दम पे कंपनी के लिए। तो वैल्यूएशंस में और भी सुधार आ सकता है, पर ये काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस वैल्यू पे ये आईपीओ खास तौर से आता है। पर टाटा मोटर्स की बात करें तो ये जो रकम आएगी उससे ऐसा माना जा रहा है कि जो कर्जे की वापसी है उसमें शायद कंपनी इस रकम का उपयोग करे। हालांकि बहुत ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं है, क्योंकि 15 to 20 रुपीज़ प्रति शेयर की एसओटीपी वैल्यूएशन लगाई जा रही है। पर देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि किस वैल्यूएशन पे टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आता है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया रक्षा क्षेत्र में अपनी भागीदारी को और मजबूत करेंगे। इसके साथ ही दोनों देशों में आपसी संबंधों को नए मुकाम पर ले जाने के लिए सहमति बनी है। भारत दौरे पर आए ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की। अल्बनीज ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की। द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग के समझौते को जल्द पूरा करने पर जोर दिया। दोनों देशों के बीच कई सेक्टर में आपसी सहयोग को लेकर एमओयू पर दस्तखत किए गए। इसके बाद दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अल्बनीज के सामने ऑस्ट्रेलिया के मंदिरों पर हो रहे हमले का मुद्दा भी उठाया। और अब बात करते हैं मनीष सिसोदिया को लगे झटके की। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 7 दिनों की ईडी की रिमांड में भेज दिया है। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी ने दूसरे आरोपियों के साथ सिसोदिया की आमने सामने पूछताछ कराने के लिए 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने ईडी को 7 दिनों की रिमांड दी है। वहीं कोर्ट सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब 21 मार्च को सुनवाई करेगी। इससे पहले सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। देखिए, ये तो साफ दिखाता है कि केंद्र सरकार का इन्वेस्टिगेशन से, करप्शन से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत काम कर रहे हैं कि कैसे मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा जाए। जाहिर सी बात है कि सीबीआई के अंदर जो है आज जो है उनकी ज़मानत थी। सीबीआई में को दिखाना पड़ेगा कि उनको मनीष जी के खिलाफ क्या मिला है, तब उनको वो जेल में रख सकते थे, और उनके पास कोई सबूत नहीं है। अभी तक सीबीआई ये नहीं बता पाई है कि उनके पास मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। देयर इज़ नथिंग। कहाँ पे उनको पैसा मिला वो भी कुछ नहीं मिला। तो आज उनकी ज़मानत होनी तय थी। तो अब आप उनको किस तरीके से जेल में रख सकते हैं? सिर्फ एक ही तरीका है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो सख्त कानून है, जो उग्रवादियों के लिए, बड़े बड़े टेररिस्ट नेटवर्क्स की मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो कानून बनाया गया, आप उन कानूनों का इस्तेमाल करके मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखना चाहेंगे। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।